साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेके चलते हैं डीटीपी कार्यालय में करनाल के अंदर। आपको बता दें कि जनता के बहुत सारे इशू हैं। जब जब भी सत्य समाचार को जैसे कॉलोनियाँ कटती हैं वहाँ के लोग कॉल करते हैं, हम लोग आके मौका मुआयना भी करते हैं। लेकिन बहुत सारी पब्लिक में ये 80% लोगों में एक भ्रामक है कॉलोनी से लेकर के कि डीटीपी पीला पंजा वहाँ लेकर के आता है जहाँ पर उनको डराना होता है। उसके बाद वो घेर के चले जाते हैं। 10 दिन के बाद फिर वो कॉलोनी आबाद हो जाती है, तो उसके बाद डीटीपी गायब हो जाता है। दोबारा से वो मशीन वहाँ पे नहीं आती है, पीला पंजा वहाँ नहीं पहुँचता है। इसी इशू को लेकर के कर्ण विहार और नेवल और इस तरह से इंद्री है और नीलोखड़ी का भी एक इशू है। 4-5 जगह के करनाल में आसपास के एरिया में 5-6 जगह आइडेंटिफाई हुई हैं जहां पे कॉलोनी बन भी गई हैं और डीटीपी ने पहले वहां पे पीला पंजा चलाया था और उसके बाद वो वहां पे अब मकान बन गए हैं। तो इस बारे में हम ये पूछना चाहेंगे, क्या ये दोहरा कानून किसी खास लोगों के लिए है या आम जनता के लिए है या सभी लोगों के लिए बराबर है? इसके लिए हम सफाई लेना चाहेंगे डीटीपी साहब करनाल से। सर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह बहुत सारे इशू हैं आपके सामने, आपने सुन ही लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सफाई? देखो, जिस तरह की बात आपने बताई है अभी, उस तरह की डेमोलिशन कार्रवाई हमारी होती रहती है। महीने के अंदर डीसी साहब से हम डेमोलिशन प्रोग्राम अप्रूव करवाते हैं। कल हम डेमोलिशन करने के लिए नीलोखेड़ी पहुंचे हुए थे। आज हमारा डेमोलिशन ड्राइव जो है वो करनाल के हैं। 3 डेमोलिशन ड्राइव बैक टू बैक करनाल के अंदर है और उसके बाद घरौंडा के अंदर और लास्ट में हम पहुंचेंगे असंध के बाद जी। इस महीने हमने असंध में एक डेमोलिशन पहले भी की है। टोटल कितनी होगी इस महीने में? हम मोस्टली 10 के आसपास का डेमोलिशन ड्राइव रखते हैं जी जी। हमारे पास अगर हम छुट्टियों के दिन निकालते हैं तो 20-22 दिन बचते हैं, लेकिन हम 10 डेमोलिशन हर हालत में करते हैं। और करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1, 2, 3 पे हमेशा डेमोलिशन ड्राइव पे बना रहता है। जहाँ तक बात ये है कि एक बार डेमोलिशन होने के बाद वहाँ मकान बन जाते हैं, तो ये जो होता है ये हमारे बिजी शेड्यूल के कारण होता है कि जब हम सपोज हमने नीलोखेड़ी के अंदर कोई डेमोलिशन की और वो कॉलोनी दोबारा से बनना शुरू होती है, तो तब हम कहीं और दूसरी डेमोलिशन जगह पे होते हैं या कोई ऑफिशियल वर्क में होते हैं या कहीं मीटिंग्स में होते हैं। लेकिन देर सवेर ऐसा नहीं होता कि उस कॉलोनी में हम कभी भी नहीं जाते कि एक बार डेमोलिशन हो गई और दोबारा कभी नहीं होती। मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, करनाल के भी हैं, असंध के भी हैं, घरौंडा के भी हैं, जिनमें कई बार डेमोलिशन हुई है। कई कॉलोनियाँ तो ऐसी है जिनमें 6 से लेकर 10 बार भी डेमोलिशन होने की है। हमने पूरी कोशिश की है एक ही प्रॉपर्टी पे। और पिछली बार जब हमारा टास्क फोर्स की मीटिंग होती है डीसी साहब के पास, वहाँ पे हम पूरा 1 महीने का एजेंडा साहब के सामने रखते हैं कि हमने नेक्स्ट महीने का ये एजेंडा होगा और जो प्रीवियस हमारा मंथ गया उसमें हमने क्या क्या कार्रवाई की है। तो हमने वहाँ पे डीसी साहब को 9 कॉलोनियाँ ऐसी बताई हैं जिसको हमने बार डेमोलिशन करके अब उन लोगों ने खेती कर दी है। तो खेती के साथ फोटो दिखाई और जब कॉलोनी बन रही थी तब की फोटोग्राफ दिखाई है। तो इस नंबर में भी हम अव्वल हैं पूरे हरियाणा के अंदर। और 2 कॉलोनियाँ ऐसी हैं हमारे पास जो पहले अनऑथराइज कटी और उसको 4 बार डेमोलिशन करने के बाद अब वो लोग दीनदयाल के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जितनी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को भी डीसी साहब से बोल के ये कहा जा रहा है। बाकी जो डिपार्टमेंट हैं जैसे सेक्रेटरीज हैं एमसीज के या PWD BNR हैं, उनसे भी हमने बात की है और डीसी साहब ने भी उनको निर्देश दिए हैं कि वो भी करें ताकि एक कंसोलिडेट टाइप का अगर काम होता है, सब लोग मिलके काम करेंगे तो किसी न किसी नतीजे पहुंचेंगे। अगर एक ही बंदा लगा रहता है, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैं 3 महीने से निसिंग के अंदर नहीं जा पाया जी, क्योंकि मेरे पास इतने स्टेशन है, मैं उन्हीं में ही लगा रह जाता हूँ या करनाल में फंस जाता हूँ ज़्यादातर या घरौंडा में फंस जाता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है जी। तो फिर मैं दूसरी जगह पे जा नहीं पाता। तो अभी सेक्रेटरीज की जो ड्यूटी है वो भी लगाई गई है। तो मैंने आज के न्यूज़पेपर में देखा था सुबह मॉर्निंग के अंदर कि निसिंग के जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, कल उन्होंने एक मकान को वहाँ पे तोड़ा है, कॉलोनी के अंदर कार्रवाई की है। तो इस तरह की अगर दूसरे लोग अगर कार्रवाई करना स्टार्ट करेंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मतलब ईजी एक तरह से देखा जाए तो मेरा नहीं है, तो पूरे मतलब प्रशासन का ही काम है। सब लोग मिलके करेंगे तो हम इसको कहीं ना कहीं रोक पाएंगे जी। तो कुछ डीलर हैं, उनके सवाल हैं कि हमारे पर्टिकुलर हमारे को निशाना बना जाता है। कुछ डीलरों से जो है ना सेटिंग है डीटीपी साहब की, तो उनके पास वो जाते नहीं है, हमारे पास बार कॉलोनी को तोड़ रहे हैं। तो क्या कानून सबके लिए बराबर है? जो बन चुके हैं क्या उन पर क्या रहेगा आपका जो है?
नहीं, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी कॉलोनी को तोड़ देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। हमारे पास तो प्रॉपर एक लिस्ट बनी होती है कि कौन कौन सी कॉलोनी डिटेक्ट हुई है, कब कब शो कोर्स नोटिस गया है। जैसे आपके आने से पहले मैं अभी मीटिंग में बैठा था, कल भी हमारी हेडक्वार्टर पे मीटिंग है। हेडक्वार्टर भी हमारा जांच करता है कि कब नोटिस गया, कब रेस्टोरेशन गया, FIR हुई नहीं हुई, डेमोलिशन क्या हुई, फोटोग्राफ्स उसके, आजकल तो वीडियो भी बनती है। और अब तो हमारा सॉफ्टवेयर भी है, उस पर हम सारी चीज़ें अपलोड कर दें। तो एक एक चीज़ से हमारा हेड ऑफिस वाकिफ़ रहता है। DC साहब को हम प्रेजेंट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और अब तो पिछले दिनों हमारे हेडक्वार्टर से भी एक टीम आई थी। हेडक्वार्टर भी और STP सर्कल जो हमारा है पंचकूला, वो भी टाइम टू टाइम एरिया को चेक करते हैं, विजिट करते हैं कि कहाँ पे क्या नया आ रहा है, या किस चीज़ को सील किया जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, या लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे ढाबा मालिक हैं, हमने ढाबा मालिकों पे बहुत पहले बहुत सख्त रुख अपनाया था। उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि 19 से 20 ढाबों का हमने CLU अप्लाई करवाया और 10 से ज़्यादा ढाबों का CLU कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो ये भी एक माइलस्टोन है हमारे लिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं लगता कि 10 से ज़्यादा का हो गया हो और 10 और पेंडिंग हो। और पहले भी यहाँ पे काफ़ी, जैसे हवेली है या और है, विवान है, अंदर भी हैं, वो पहले से ही CLU है। तो हमारे पास 25 के आसपास ऐसे ढाबा होंगे जो CLU है और CLU के साथ चल रहे हैं। 2 इशू आपके बिल्कुल सामने अभी हमने रखे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, कब कार्रवाई कब कर रहे हैं? नहीं, एक तो देखो, कार्रवाई तो हमारी ना डे टू डे चलती रहती है। जैसे कल किसी मेरे को पत्रकार महोदय का फ़ोन आया कि वहाँ पे कॉलोनी कटी हुई है। जी। तो हमारा प्रोग्राम तो वैसे ही है आज, लेकिन हो सकता है कि उनको लगेगा कि हाँ मैंने बताया है तो ही DTP साहब जा रहे होंगे। लेकिन हमारा प्रोग्राम आज का पहले से ही फिक्स है, हम वहाँ भी जा रहे हैं। जो आपने भी बताए वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पहले से ही रहते हैं। आप बता देते हो तो हम नोट कर लेते हैं कि जो भी नेक्स्ट डेमोलिशन ड्राइव हमारी करनाल के लिए बनेगी, उसके अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आपने बताया कि कोई DPC वहाँ पे हमने 2 बार अभी डेमोलिशन की है, और एक में जब नया DTP यहाँ पे आया था तब मैंने किया था। 3 बार की डेमोलिशन ड्राइव तो मेरी की है। और 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल के अंदर एक DPC की एक मकान जो पहले से बना हुआ है वहाँ पे, उसको हमने सील किया था, और बाकी उस कॉलोनी में आज तक कोई मकान नहीं बना हुआ। DTP सर, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और कस्टमर को, यानी कि आम आदमी को, जनता को पैसे लेकर के, मोटे पैसे लेकर के उनसे पैसे ऐंठ कर चले जाते हैं, बाद में पीला पंजा चलता है तो उनके बहुत सारी कमाई का जो पैसा है वो सारा ख़राब हो जाता है, तो उनके ऊपर क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं करती सरकार की? उनके जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो अनऑथराइज दुकान मतलब बनाए बैठे हैं और अनऑथराइज कॉलोनी काटते हैं, तो वो इस तरह का ना करें, भविष्य में जनता के साथ खिलवाड़ ना हो, तो उस बारे में क्या कार्रवाई होती है? FIR का सिस्टम जो हमारा है वो कंटिन्यू जारी है। यहाँ पुलिस प्रशासन जो करनाल है उसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। बहुत से लोगों की FIR हुई है और 10 से ज़्यादा लोगों की अलग अलग केसों में गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं जी। ये भी है कि एक पर्सन को उठा के 3 दिन के लिए जेल में भी हमने डलवाया। और सरकारी काम में कोई बाधा डालता है तो वो, जैसे आपको पता ही था, वहाँ भी हमने कार्रवाई की। और आगे भी पुलिस प्रशासन के साथ मिल के जो भी अगर कोई अनऑथराइज कॉलोनी का काम करता है, अब तो हम डीलर का नाम भी बेचने लगे हैं। हम आपको बता देते हैं, पहले ऐसे हमारा होता था कि जिसके नाम पे ज़मीन है उसी के नाम के ही नोटिस जाते थे, लेकिन अब नीचे हम डीलर का नाम लिख के भेजते हैं। अगर हमें ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए कि वो डीलर कॉलोनी काट रहा है, जैसे कहीं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है उस पर पंपलेट छपवाए होते हैं, यहाँ पे प्लॉट मिलते हैं, अगर उसने कोई नंबर दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो उनका भी हम FIR कटवाते हैं। लेकिन आम जनता से जो खास अपील होनी चाहिए वो मेरी ये है कि मैं जितनी कोशिश मर्जी करूं, और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट भी अब इसमें लग गए हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश के साथ साथ जनता को हमारा सहयोग करना पड़ेगा। जब तक वो डीलर को ये नहीं बोलेंगे कि तेरी कॉलोनी अनऑथराइज है, हम नहीं लेते, तब तक ये मामला इतना जल्दी इसको डिमोरलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की है, रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती है, तो लगाम तो लगी हुई है। नई कॉलोनियाँ बड़ी कम आ रही है करनाल के। लेकिन सर रजिस्ट्री भी सर हो रही है इस टाइम, जो है ना, पैसे दे देकर 1 लाख रुपए ले लेकर रजिस्ट्री भी हो रही है। नहीं, रजिस्ट्रियों का देखो एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर अनऑथराइज कॉलोनी है तो आपको 7 की NOC वो सिस्टम मांगता है, और हमारे यहाँ से तो कभी अनऑथराइज कॉलोनी की NOC जाएगी नहीं। जैसा आप बता रहे हो कि किसी कोई और एंगल से हो रहा है, तो वो एक बार
चेक करने का विषय है, वो हमारी टास्क फोर्स की जो मीटिंग होगी एक बार मैं डीसी साहब के सामने उसको रखूंगा। बिल्कुल सर। लेकिन ये अगर आप पूछना चाहें तो एक बार तहसीलदार साहब से कंफर्म जरूर करें कि आखिर कैसे हो सकती है जब हमारा सिस्टम इतना सिक्योर बना हुआ है। हाँ, उसके बाद जब रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, क्योंकि जब टोकन नंबर नहीं लगता तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर है कोई लूप होल है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जनता से ये खास अपील है कि आप जो डीलर हैं इनको बिल्कुल मना करना शुरू करें कि आपकी अनऑथराइज कॉलोनी है और हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो मकान कभी भी टूट सकता है, तो हम आपसे प्लॉट नहीं लेंगे। जब एक बार जनता ने बोलना शुरू कर दिया फिर अनऑथराइज कॉलोनियों का खेल तो खत्म कैसे हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और इंश्योर कर दूं कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और अलग अलग तरह के कोशिश कर रही है। हमारे अब एक्ट हैं वो भी अमेंड होने की बात चल रही है, और अगर हम इसको कहीं ये कर पाएँ कि जो बेल है वो नॉन अवेलेबल हो जाए तो उसके बाद काफ़ी लगाम लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2 सालों के अंदर जो हमने कार्रवाइयाँ की है, गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है, उससे काफ़ी कॉलोनियों में अंकुश लगा हुआ है। जी जी। बहुत सारी जानकारी आपसे विक्रम जी आपसे ली है। आशा करते हैं कि डीटीपी साहब ने जो जिस तरह से ये आज सफाई दी है, बहुत सारे सवाल थे, बड़े तीखे सवाल सत्समाचार द्वारा किए गए हैं, लेकिन विक्रम जी के ऊपर जो भी सवाल दागे जा रहे थे जनता के द्वारा, जो भ्रांतियाँ थी तरह तरह की कि हमारी तोड़ते हैं उनकी नहीं तोड़ते हैं, चढ़ापा चढ़ जाता है, पैसे चढ़ जाता है, उसके बाद डीटीपी वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, और सत्समाचार आप लोगों के साथ है, यानी कि उन डीलरों के साथ भी है जिनके साथ अनहोनी हुई है, और जनता के साथ भी है जिनके सवाल थे। हम उसको प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे जो एलओसी है, यानी कि जो एनओसी है, एनओसी जो नहीं मिली है और वो कॉलोनी आबाद हो गई है, वो बन चुकी है, तो वो हम उसको भी प्रूफ करेंगे, और विक्रम सिंह जी को भी हम वो चीज़ दिखाएंगे कि इसकी एनओसी नहीं थी और वो आज वहाँ पे वो कॉलोनी बन चुकी है और नहीं बनी है। वो तमाम चीज़ें अब तक जो चीज़ें सामने आई थी वो हमने पूरा का पूरा खुलासा यहाँ पे किया है। लेकिन डीटीपी अपने कार्य में पूरा सजग है, कोई किसी प्रकार की कोई इस तरह की रिश्वतबाजी का जो खेल है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारी पारदर्शिता का काम हो रहा है। लगातार इस तरह से लगाम लगाई जा रही है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों पे, और लगातार जिसने बना भी दी है, जिनके ऊपर लेंटर भी पड़ चुके हैं, वो ये ना समझें कि यहाँ पे पीला पंजा नहीं चलेगा। पीला पंजा मकान बनने के बाद भी चलेगा, अनऑथराइज ही रहेगी। मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा और अपने सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो लोग इलीगल कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीद रहे हैं, वो अपना पैसा डुबो रहे हैं, अपना पैसा कॉलोनी उसके अंदर कुएं के अंदर डाल रहे हैं। कल को वो बने बनाया पैसा लाखों रुपए की जो अपनी कीमत पे वो जो मकान बनाए हैं, और वहाँ पे जो पीला पंजा चलेगा वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा, सारा का सारा पैसा आपका बर्बाद होगा। आप पहले उसकी जानकारी बेशक से आकर के डीटीपी कार्यालय में आकर के लें कि वो फलानी कॉलोनी अनऑथराइज है, क्या हम लें या ना लें। आपका सिर्फ यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा लगा करके अपने कार्यालय में आकर के उस एरिया के बारे में तसल्ली कर लें और उसकी जानकारी ले लें, एनओसी चेक कर लें, तमाम चीज़ों करने के बाद फिर अपना प्लाट के लिए पैसा लगाएं। आपको बता देंगे इस तरह से बहुत सारे डीलर हैं। करनाल के सबसे बड़े जो पुराने से पुराने डीलर हैं वो आज भगोड़े हो चुके हैं, करनाल के अंदर नहीं है या कुछ जेलों की हवा खा रहे हैं। आज उन्होंने अपने मकान तक छोड़ने पड़ गए हैं। डीलर जो यहाँ पे पैसा करोड़ों अरबों रुपया पैसा कमा के ले गए थे, आज वो करनाल के अंदर नहीं है। उनके बेटे या पोते उस जमीन वो धंधा कर रहे हैं, इलीगल तरीके से कर रहे हैं, और जो जमीनों का रेट है औने पौने रेट में वो बेच करके वो चले जा रहे हैं। लगातार इस तरह का जो धंधा है करनाल के अंदर ये फल फूल रहा है, और इस तरह से लोग उनकी चुंगल में फंस रहे हैं। डीलर जगह जगह बैठे हैं, उनको भी ऑथराइज नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता, और कानूनी तौर पे अब एफआईआर भी दर्ज होने लगी है, डीलर की भी एफआईआर दर्ज होने लगी है, और जो मकान जो प्लॉट काटता है यानी कि अपने किले में प्लॉटिंग के लिए वो बेचता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। इस तरह के काफी मसले अभी हमने खुद भी कंप्यूटर में चेक किए हैं, और जहां इस तरह की जो बातें हैं वो सारे के सारे अडिग हैं। और जो जिला नगर योजना का जो कार्यालय है, डीटीपी का जो कार्यालय है, वो अपने इस कार्य में पूरी तरह से अडिग है। हम पहले भी इस तरह के सवाल लेकर के यहाँ कार्यालय में आए हैं और लगातार इस तरह की सफाई डीटीपी साहब ने यहाँ पे दी है, लेकिन वो ईमानदार ऑफिसर है और लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं। मेरी से जनता से पुनः फिर अपील है कि आप इन डीलरों के झांसे में न आए, अपना पैसा पूरी तसल्ली करने के बाद फिर प्रॉपर्टी में लगाए। इसी आस्था के साथ बंसीलाल पंचाल, संदीप पांडे के साथ, करनाल, हरियाणा।